हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इससे पहले हमने डार्विन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करा था और साथ ही हमने डिस्कस करा था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्पेसिएशन क्या होता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हुआ, इसके कुछ सबूत हैं, इसके कुछ सबूत हैं, वाकई में हैं, और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से ग्रेजुअली एवोल्यूशन हुआ है। तो 3 तरीके हैं। एक तो है, फर्स्ट है एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। सेकंड है होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। और थर्ड है फॉसिल्स। ओके, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो जिनका फंक्शन तो सेम होता है, सेम फंक्शन, लेकिन उनकी बनावट डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि ये वो ऑर्गन होते हैं जिनके फंक्शन तो सेम होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? इसके जस्ट अपोजिट, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। बस इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एनालोगस ऑर्गन में सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल लेते हैं हम, विंग्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। अगर आप बटरफ्लाई और बैट के विंग्स को देखेंगे तो दोनों ही के फंक्शन तो सेम है, यानी कि दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं। बटरफ्लाई थोड़ा नीचे उड़ती है, बैट थोड़ा ऊंचा उड़ता है, तो वो उनके विंग्स के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन काम क्या है दोनों का? काम तो दोनों का सेम है ना, दोनों का फंक्शन सेम है, क्या? फ्लाई करना। ठीक है। अब जो बटरफ्लाई का विंग होता है उसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता, लेकिन अगर आप बैट के विंग को देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके का स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से विंग होता है उसका, बैट का। ठीक है, बाकी आप इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देख सकते हैं। दूसरा होता है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का सिंपल सा एग्जाम्पल है हैंड। ये जो हथेलियां हैं, ये आप किसी भी जानवर की उठा के देखें, किसी की ऐसी होगी, ठीक है, जैसे इंसानों की ऐसी रहती है, ठीक है, मेंढक की अलग रहती है। तो इन सब की क्या है? बनावट सेम है। लिजर्ड की भी रहती है इस तरीके की। तो इन सब की क्या है कि बनावट सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर इन सबके सेम है। 5 हड्डी मिलेगी, किसी की छोटी मिलेगी, किसी की बड़ी मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबकी सेम ही। ठीक है, लेकिन इनके तीनों के फंक्शन क्या है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि जो फ्रॉग है वो जंप करेगा, और जो लिजर्ड है वो वॉल पे चढ़ती है, और जो ह्यूमंस के हैंड होते हैं वो लिखने और बाकी सब आपके कामों में यूज होते हैं। तो अब आप इधर क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है? सेम, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट। तो ये आता है होमोलोगस ऑर्गन में। होमोलोगस ऑर्गन में सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एनालोगस ऑर्गन में सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसको याद रख लें और एक एक एग्जाम्पल याद रख लें, तो इस चीज को कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम फॉसिल पे। तो ये फॉसिल थोड़ा सा टॉपिक है जो कि बड़ा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स होते हैं डेड रिमेन्स जो कि अर्थ में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या कोई जानवर मर जाता है तो वो मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं
वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज करना चालू कर देते हैं, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि एंड में सिर्फ हड्डियां बचती हैं और बाकी की सारी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, उसी को हम फॉसिल कहते हैं। लेकिन वो हड्डियां भी धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं, लेकिन किसी किसी जगह कोई जानवर ऐसी जगह मरा, जैसे पत्थरों के बीच में कोई जानवर मरा है, चट्टानों के बीच में कोई जानवर मरा है, या सिर्फ मिट्टी है वहाँ पे और कोई भी वहाँ पे क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमस नहीं है वहाँ पे, तो ऐसी जगह अगर कोई जानवर मरा है तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे वो हड्डी जो है वो एक सांचे का रूप ले लेती है। यानी कि जैसे पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर वो हड्डियाँ एक सांचे का रूप ले लेती हैं, मोल्ड तैयार हो जाता है और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती जाती है, तो ऊपर की स्किन तो पूरी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन हड्डियाँ इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, वो सालों साल वैसी की वैसी बरकरार रहती हैं। यही फॉसिल होते हैं। इसी तरीके से कहीं मड में है तो मड में भी जैसे वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा नहीं है बिल्कुल भी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ऊपर की स्किन तो खत्म होती जाएगी मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लेकिन जो वो हड्डियां हैं वो एक मोल्ड तैयार कर लेंगी। लीव्स भी, अगर आप लीव आपके आसपास आप देखते हैं वहाँ पे अगर लीव गिरती है नीचे तो वहाँ पे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन अगर ऐसी जगह हो जैसे कोई चट्टान हो, कोई पत्थर हो और दो चट्टानों के बीच में अगर लीफ फंस गई है तो वो धीरे धीरे एक मोल्ड तैयार कर लेती है, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि फॉसिल्स होते क्या हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फॉसिल तैयार होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस होती है वहाँ पे ही फॉसिल ज़्यादा आपको मिलेंगे। और फॉसिल की एज कैसे जाने वो अब हम देखेंगे। फॉसिल्स की एज का हम कैसे पता लगाते हैं, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉसिल की एज हमें दो तरीके से पता चलती है, एक तो होती है डेप्थ और दूसरा होता है कार्बन डेटिंग। एक होती है डेप्थ तो डेप्थ से ये पता चलता है, जैसे जो भी बहुत ही रीसेंट फॉसिल होगा वो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, उसको आपको डिग करते ही वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जितना फॉसिल पुराना होगा उसके लिए आपको और अंदर 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 आप डिग करेंगे और फिर वो बहुत ही आपको अंदर जाके उसका फॉसिल मिलेगा। होता क्या है कि जैसे मिलियंस ऑफ ईयर को पहले वहाँ पे कोई जानवर मरा, उसके ऊपर अब नेचर है, नेचर में आंधी पानी बारिश और तूफान और हवा चलना ये सब चलता रहता है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम गई, फिर एक और लेयर जम गई, फिर मान लीजिए कोई और जानवर वहाँ पे घूम रहा था, उसकी डेथ हो गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर जम गई, एक और लेयर जम गई। ग्रेजुअली टाइम के साथ उसके ऊपर फॉसिल पे फॉसिल जमा होते गए, और जब अब हमें पता लगाना है कि इसकी एज क्या है तो हम करेंगे उसमें डिगिंग। तो डिग करके हम जितना ऊपर रहेगा फॉसिल, वो मतलब बिल्कुल फ्रेश फॉसिल है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और हम उसको डिग करते जाएंगे और जितनी ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि वो फॉसिल कितना पुराना है। तो ये तो होगी डेप्थ। दूसरी होती है कार्बन डेटिंग की टेक्निक। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि कार्बन 14 एटम होता है, कार्बन 14 एटम, ये तो हम सबके स्केलेटन में पाया जाता है, हम सबके अंदर पाया जाता है कार्बन 14। ये एक रेडियो एक्टिव एटम है, ये रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशन निकलता है। होता क्या है कि जब कोई फॉसिल बनता है और वो बहुत पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसके अंदर ये कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो कम होने की वजह से क्या होता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि जो बिल्कुल रिसेंट फॉसिल होगा वो उसके अंदर ये कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो जितना पुराना फॉसिल होगा उसके अंदर ये कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। तो इसका एक डिटेक्टर आता है, वो डिटेक्टर ही नापता है कि कितनी ज़्यादा कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव ज़्यादा है और कितनी कम है, और उससे एज का पता चलता है कि वो कितने मिलियंस ऑफ ईयर है वो पुराना फॉसिल है और कितना रिसेंट नया फॉसिल है। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉसिल्स का एक और एग्जांपल ये है कि लिंक पता चलता है। लिंक का मतलब ये है कि जैसे एक रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल में आती हैं छिपकलियाँ, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं,
और उसके बाद आते हैं बर्ड्स जो कि आसमान में उड़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एक लिंक तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे कि भाई एक रेप्टाइल था, एकदम से उसके पंख निकल आए और वो उड़ने लग गया, क्या? ऐसा नहीं होता। मैंने बताया जैसे कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है कि एक बीच का एक लिंक है जो है आर्कियोप्टेरिक्स। ये इसका फॉसिल मिला कई सालों बाद, तो इसके फॉसिल से ये पता चला ये कैसा दिखता था। इसकी बीक थी, बीक के अंदर इसके दांत थे। तो रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं दांत, लेकिन बर्ड्स के अंदर दांत होते नहीं है। लेकिन ये जो बीच की लिंक थी ना रेप्टाइल और बर्ड के बीच की, तो उसके बीक थी, बीक में उसके दांत थे। इसकी टेल थी जैसे रेप्टाइल की होती है, जबकि ऐसी, जबकि जो आप देखेंगे कि बर्ड्स होती है उनकी तो फेदर वाली टेल होती है। इसकी टेल थी पर इसके विंग्स भी थे और इसके पैर भी थे। तो ये एक ऐसा मिसिंग लिंक है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि कनेक्टिंग लिंक था किसी टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे ये मिसिंग लिंक है। तो जो कि आपको दो स्पीशीज के बीच का था, लेकिन ये खत्म हो चुका है। तो इसी से हमें पता चला कि किस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ कि पहले जो है रेप्टाइल्स आए थे, फिर पहले तो पानी के जानवर आए थे, पानी के जानवर लैंड पे आए तो वो रेप्टाइल बने, फिर रेप्टाइल्स जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होके ये बीच की कनेक्टिंग लिंक बने, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व होके बर्ड्स बने। तो ये एक तरीके का ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। अब हम इसके बाद देखेंगे कैबेज, और या फिर हम बोले कॉलीफ्लावर, और इसमें कैसा आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हुआ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो हमने इससे पहले पढ़ा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जो कि नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा सिलेक्शन होता है। अब इसका ही हम एग्जाम्पल लेंगे, इस कैबेज का एग्जाम्पल, कि एक वाइल्ड कैबेज की वैरायटी थी बहुत सालों पहले, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले सिर्फ एक ही कैबेज हुआ करता था जो कि होता था वाइल्ड कैबेज। उसके बाद धीरे धीरे करके इतनी वैरायटीज बन गई। अब इतनी वैरायटीज आई कैसे? ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से आई। जैसे मान लीजिए कि एक वाइल्ड कैबेज था, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए और उसमें बीच में फूल निकल के आ गया। तो किसानों ने क्या किया, फार्मर्स ने क्या किया कि उसको चूज किया और उसी के ही आगे बीज जो भी बने उसको उन्होंने आगे ग्रो करना चालू किया। तो वो क्या बन गया आगे जाके? कॉलीफ्लावर। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे कॉलीफ्लावर बनने लग गया। सेम वाइल्ड कैबेज से कुछ ऐसा नई चीज बनी कि उसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे और कोई उसमें फूल नहीं था, तो वो क्या बन गया आगे जाके? कैबेज। इसी तरीके से ब्रोकली बना, कोलरा भी बना और केल बना। केल में सिर्फ पत्ते होते हैं। तो क्या हुआ कि जो वाइल्ड कैबेज की जो स्पीशीज थी वो उसी से ये सारी स्पीशीज बनी, लेकिन इसको सिलेक्ट किसने किया? इसको सिलेक्ट किया फार्मर्स ने। जैसे कि आप देखेंगे कि आज के टाइम पे जो हम टमाटर खाते हैं या फिर हम लौकी खाते हैं, तो हो सकता है कि आज के टाइम पे जो हम ये चीजें खा रहे हैं ना, ये कई मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले ये डिफरेंट होंगी। और लेकिन हुआ क्या कि कभी भी किसी भी स्पीशीज की कोई अच्छी वैरायटी निकल के आती है या कोई डिफरेंट वैरायटी निकल के आती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनके बीज कलेक्ट करके उसको आगे ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो आपकी प्रीवियस वैरायटी थी वो खत्म होती जाती है, जो ओरिजिनल थी, और धीरे धीरे करके आपको नई वैरायटी मिलती जाती है। टमाटर के साथ भी ऐसा है कि आजकल आप देखेंगे कि हाइब्रिड टमाटर आ गया, तो मार्केट में अब आपको हाइब्रिड टमाटर ही मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो तो साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, जूसी होता है, उसका वेट ज्यादा होता है, तो किसानों को उससे फायदा होता है। और वहीं जो आपका देसी टमाटर होता है उसका साइज भी बहुत कम होता है और जूसी तो होता है, उसमें खटास भी होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट जो है वो हाइब्रिड टमाटो से ही मिलता है। तो अब आप देखेंगे कि आपको एकदम सुंदर सुंदर चिकने चिकने से मोटे मोटे आपको टमाटो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ब्रीड थी वो धीरे धीरे करके किसानों ने उगाना ही बंद कर दी, और जो नई ब्रीड है वो आने लग गई, और अब यही नई ब्रीड है जो आगे जनरेशन में जाती है। तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दो साइंटिस्ट थे,
तो दो साइंटिस्ट थे, मिलर और हैंडलन। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुई और धीरे धीरे करके वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुई। तो इन्होंने अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये जाना कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, इनऑर्गेनिक जैसे हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और इसको एनवायरमेंटल कंडीशन वो दी जो कि आज से कई सालों मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले वो एनवायरमेंटल कंडीशन अर्थ की होगी, इन्होंने वो एनवायरमेंटल कंडीशन दी। तो इस एनवायरमेंटल कंडीशन पे क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, लाइटनिंग थंडर कराया, क्योंकि ये माना जाता था कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले जब अर्थ बनी तो लाइटनिंग और थंडर की वजह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर में थे वो आपस में मिक्स होके पानी में चले गए और पानी में जाके उन्होंने सिंगल सेल का रूप ले लिया। यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने लेबोरेटरी में किया और उन्होंने पाया कि सबसे पहला जो जीव बना वो सिंगल सेल मॉलिक्यूल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही फर्दर जैसी भी रिक्वायरमेंट रही नेचुरल सिलेक्शन से वो सिंगल से डबल हुआ और डबल से धीरे धीरे करके वो मल्टीपल सेलुलर होता गया। तो ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ के छोटा सा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी में एक छोटा सा पार्ट दिया तो इसको मैं ज़्यादा डीपली आपको नहीं समझाऊंगी। तो अब इसके बाद हम जो नया चैप्टर लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और यहाँ तक के लिए ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।